जी स्टूडेंट्स, हमने आज जो है ना एमसीक्यू का पेपर ये डिस्कस करना है मई जून 2022 का। बट आप लोग जरा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे बताते जाएंगे कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि विच टू गैसेस विल डिफ्यूज एट द सेम रेट एट द सेम टेम्परेचर। बट अगर टेम्परेचर सेम है तो फिर कौन सी दो गैसेस सेम रेट के साथ मूव करेंगी, डिफ्यूजन होगी उसमें। देखें, एक तो डिफ्यूजन में एक फैक्टर होता है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर होता है मैस। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिफ्यूजन फास्टर होगी। जितना हैवी मैस होगा ना, जितना हैवी मैस होगा गैस का, उतनी स्लो डिफ्यूजन होगी। लेकिन वो कह रहा है कि सेम डिफ्यूजन सेम रेट के साथ डिफ्यूजन हो रही है, इट मींस कि मैस सेम होगा। तो अब आप देखें कि कौन सी गैस में मैस सेम है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मैस तो सेम नहीं है ना। इसका 28 होगा और इसका 44 ग्राम है एमआर, है ना। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया बेटा? 18 28, सर। 16 प्लस 12, 28। नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14 टाइम्स 2, 28। तो बेटा बी इज द आंसर ना, बी आंसर होगा, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का सेम मैस है। बाकी कार्बन फ्लोरीन क्लोरीन और फ्लोरीन का सेम नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अ स्टूडेंट मेजर्स द टाइम टेकन for 2 gram of magnesium to dissolve 50 cubic centimeter of to dissolve in 50 cubic centimeter of dilute H2SO4. Which apparatus is essential to complete the experiment? देखो, टाइम वो मेजर कर रहा है तो उसको टाइम मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच रिक्वायर्ड है। अच्छा, 2 ग्राम मैग्नीशियम उसने मेजर करना है तो इसको मेजरिंग बैलेंस उसके पास होना चाहिए जो कि उसको मैस बताएगा। 50 क्यूबिक सेंटीमीटर H2SO4, तो बेटा आपके पास मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होगा, मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, तो इसके लिए स्टॉप क्लॉक चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, बैलेंस चाहिए। थर्मोमीटर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि टेम्परेचर की किसी एक्सपेरिमेंट में बात नहीं हो रही, वो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा फाइंड आउट करना चाह रहा है, नॉट टेम्परेचर। तो 2 का क्या बन जाएगा जी? 1, 2 एंड 4, ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। अ क्रोमेटोग्राम ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस टी इज शोन। देखिए, ये क्रोमेटोग्राफी है, यहाँ पर सैंपल था आपका, उसने ट्रेवल किया और यहाँ तक आपका ये सैंपल इसने ट्रेवल किया है। ठीक है जी, ये बेस लाइन है नीचे। अब आपको पता है कि आरएफ कैसे निकालते हैं? आरएफ निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। तो सॉल्यूट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक? ये बेटा क्या आ रहा है यहां से यहां तक? आपका 4 आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाय, और सॉल्वेंट फ्रंट, ये 4 कोई यूनिट नहीं है, ये ऐसे इसने नंबर दिया हुआ है इसको। और ये सॉल्वेंट फ्रंट, ये बेटा कहां से कहां तक आ रहा है? ये आपके पास क्या आएगा? 3 आएगा, है ना, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि विच मेजरमेंट आर यूज्ड टू फाइंड द आरएफ वैल्यू ऑफ टी। बेटा क्या आंसर होगा जी इसका? डी, 3 एंड 4 आपको रिक्वायर्ड है। ये 3 और 4 कहीं सेंटीमीटर नहीं है, वो उसने ऐसे इसको नंबर दिया हुआ है। ठीक है ना बेटा। अच्छा, नेक्स्ट देखें। एक्स एंड वाई आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स। एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन कहते हैं मैस नंबर को। पर ये पॉसिबल है ना कि दो डिफरेंट एलिमेंट उनका मैस सेम हो? जैसा कि कार्बन होता है ना C612, इसका आइसोटोप होता है C613, C614, तो एक C614 ये हो गया। नाइट्रोजन भी 14 होता है। बेटा ये पॉसिबल तो है ना कि दो डिफरेंट एलिमेंट का मैस सेम हो? जिस तरह नाइट्रोजन और कार्बन दोनों 14 14 है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। ठीक है, दोनों का 14 14 मैस नंबर है और दोनों डिफरेंट एलिमेंट भी हैं। ये तो मैंने आपको ऐसी एग्जांपल दी है कि विच स्टेटमेंट अबाउट एक्स एंड वाई इज करेक्ट? दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। नहीं भाई, दो डिफरेंट एलिमेंट्स अगर हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम तो नहीं होगा ना, डिफरेंट होगा, तो ये गलत है। देयर एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स, तो उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट होंगे ना बेटा, सेम तो नहीं हो सकते। दे आर इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यस, डिफरेंट ग्रुप में हो सकते हैं। जब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो दे आर इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल।
और दे हैव डिफरेंट रिलेटिव मैसेज, नहीं भाई उनके मैसेज सेम है, न्यूक्लियन नंबर इज द मैस ना, तो वो कह रहा है मैस तो सेम है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो मैंने आपको एक एक को गलत करने की रीजन बताई है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम नहीं है, कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम तो नहीं होंगे ना। फिर वो कह रहा है कि देयर एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके पास इलेक्ट्रॉन कैसे सेम हो सकते हैं, और देयर मैसेज आर डिफरेंट, नहीं भाई न्यूक्लियन नंबर सेम है, ये इसने क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स पी क्यू एंड आर। अच्छा अब देखें आर तो आपको देखते साथ समझ आ रहा होगा, आर इज ग्रेफाइट, क्योंकि कैसे लेयर्ड स्ट्रक्चर है और दरमियान में आईएमएफ है। क्यू के लिए मैं कहूंगा ये डायमंड है, क्यों, क्योंकि एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ है, सारे एक जैसे एटम है देखो, और ईच एटम इज कनेक्टेड बाय 4, तो डायमंड जो है उसमें एक कार्बन एटम 4 एटम से कनेक्टेड होता है। पी के बारे में मैं कहूंगा ये सिलिका है, SiO2, क्यों, क्योंकि देखो दो डिफरेंट साइजेस के एटम है, ये एक ब्लैक और ये ग्रे, तो सिलिका में दो डिफरेंट साइज के एटम्स होते हैं, लेकिन होता ये है कि ईच सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम एंड ईच ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 2 सिलिकॉन्स, लेकिन ये पी आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, Q is the diamond, R is the graphite, तो C is the answer. Question number 6 देखें, which dot and cross diagram shows the arrangement of outer shell electron in a molecule of hydrogen chloride। बेटा आपने इसमें देखना है कि सही स्ट्रक्चर हाइड्रोजन क्लोराइड का कौन सा है, डॉट एंड क्रॉस, डी बिल्कुल गलत, बी बिल्कुल गलत, क्योंकि भाई हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, डी और बी में देखें हाइड्रोजन के पास कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। सी इसलिए गलत है क्योंकि सी में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्लोरीन के बेटा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ए, क्योंकि हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन है देखो, और ये 7 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो ऑक्टेट क्लोरीन का पूरा हो गया इससे, ए इज द बेटा आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7, द रिएक्शन फॉर the equation for the reaction between barium chloride and dilute sulfuric acid is shown, which row shows the state symbols for this equation। देखो बेरियम क्लोराइड एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, आपको याद रखना है जितने भी क्लोराइड्स होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, एसिड भी बेटा वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। बेरियम सल्फेट के बारे में याद रखें, दिस इज इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये आपने कहां पर याद किया होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटाइंस के अंदर भी, ठीक है, वहां पर जब बेरियम सल्फेट बनता है तो आप कहते हैं ना इससे बेरियम आइडेंटिफाई हो गया है। और जितने भी एसिड होते हैं ना ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो एसिड के नीचे एक्वस आप डाल देंगे, तो विच रो शोज द स्टेट सिंबल फॉर दिस इक्वेशन, बेरियम क्लोराइड एक्वस। देखिए बेरियम क्लोराइड वैसे तो सॉल्ट है ना बेटा, वैसे तो ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट लिक्विड स्टेट में तो नहीं होता ना, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एक्वस फॉर्म में आ जाता है, इसलिए एक्वस, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्वस, बेरियम क्लोराइड सॉलिड, तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बेटा आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पर, कह रहा है मीथेन एंड स्टीम रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, 0.5 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट कंप्लीटली विद 0.5 मोल ऑफ स्टीम, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रही है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो इस इक्वेशन में एक चीज देखो, 1 मोल मीथेन, 1 मोल वाटर, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 मोल हाइड्रोजन बन रहा है, तो मोलर रेशियो जरा देखो ना, अगर आपके पास मीथेन है 0.5 मोल्स और स्टीम भी 0.5 है, अच्छा अब देखो किसी एक से कंपेयर कर लो, क्योंकि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट तो कोई नहीं है ना, किसी एक से कंपेयर कर लो, मीथेन से कर लो। अगर मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में आप मोलर रेशियो देखें तो 1:1 है, तो अगर मीथेन के 0.5 मोल है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के भी 0.5 मोल होंगे, 1:1 है ना रेशियो। लेकिन इसमें देखिए रेशियो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में 1:3, जितने मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के बनेंगे उसके 3 गुना ज्यादा हाइड्रोजन के बनेंगे, तो 0.5 टाइम्स 3 हो जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, ये मोल्स आए हैं बेटा अभी, दीज आर दी मोल्स, आपने वॉल्यूम में लेके जाना है ना, वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, तो बेटा मोल्स को वॉल्यूम में कैसे, 24 बेटा dm³ मोल्स होता है में वॉल्यूम और को आप इस तरह लेके जाएंगे कि एक मोल जो होता है उसमें 24, अब देखिए क्यूबिक डेसीमीटर है तो बस 24 क्यूबिक डेसीमीटर, तो एक मोल में 24 क्यूबिक डेसीमीटर, 0.5 मोल में कितने आएंगे एक्स, मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए निकाल रहा हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू 12 क्यूबिक डेसीमीटर। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए देखें, एक मोल जो होता है उसमें 24 क्यूबिक डेसीमीटर होता है वॉल्यूम, तो 1.5 में कितना होगा x, 1.5 में x होगा, तो x इज इक्वल टू 24 टाइम्स 1.5, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये 36 आ जाएगा, तो D इज द आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ कंपाउंड ऑफ एलिमेंट x हैज द फार्मूला X2O एंड द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ 144। देखो ये कह रहा है कि X2O जो है इसका फार्मूला मास 144 है,
व्हाट इज एलिमेंट एक्स? तो एक्स कितने हैं बेटा? यहाँ पर 2x है और एक ऑक्सीजन है और इसका मैस मिलाकर 144। अब ऑक्सीजन का तो आपको मैस पता है ना बेटा, ऑक्सीजन का मैस कितना होता है? ऑक्सीजन का मैस होता है 16, तो 1 इंटू 16 144 आ गया। 2x प्लस 16, अब आप इस तरह करो 2x इज इक्वल टू 144 माइनस 16, तो 2x इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? 144 में से 128 आ गया, और x निकालना है आपने। x इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 2, 64। तो आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में 64 किसका एटॉमिक मास आ रहा है? 64 आ रहा है कॉपर का। ठीक है बेटा, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कॉपर होगा। इस तरीके से आपने इसको mr के पहले इसको X2O का mr 144 है, ऑक्सीजन का आपको पता होगा 16 है, 2x आपको नहीं पता, और फिर आप 128 जो आएगा ना यहाँ पर, ये 2x के बराबर है, तो आपने x का मास निकालना है। तो x का मास के लिए 128 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये जो 64 आ रहा है, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 10। The diagram shows the electrolysis of concentrated hydrochloric acid and concentrated sodium chloride. यहाँ भी concentrated HCl है, H प्लस Cl माइनस और वाटर के H प्लस और OH माइनस। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव है। आपको पता है बेटा सल्फेट, नाइट्रेट, कैथोड पे जाएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड। नॉर्मली तो ये होता है कि जोन से आयन नीचे आते हैं वो पहले डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है जी, जोन से आयन पहले होते हैं, जो नीचे आते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। तो मैं आपको दोनों का बता देता हूँ, क्वेश्चन को छोड़कर पहले हम देख लेते हैं क्या होगा। तो वैसे तो OH को जाना चाहिए था, लेकिन कंसेंट्रेटेड HCl है ना, तो क्लोराइड आयन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल पर। बेटा पॉजिटिव टर्मिनल पर क्लोराइड आयन जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन गैस बनेगी। और जो नेगेटिव टर्मिनल है बेटा, वहां तो एक ही ऑप्शन है H प्लस, वो तो और तुम्हें ऑप्शन नहीं है, तो H इलेक्ट्रोड 2 पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो एट विच इलेक्ट्रोड इज हाइड्रोजन प्रोड्यूस? इस पे तो बेटा हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोड 2 पर बन रही है। जरा यहां भी चेक करते हैं अब इधर क्या हो रहा है जी। इधर आपके पास कंसेंट्रेटेड NaCl मतलब ब्राइन सोल्यूशन है, ठीक है ना, ब्राइन सोल्यूशन Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस। बट अब आपको पता है ये नेगेटिव टर्मिनल उन्होंने बताया हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल। हाइड्रोजन जो है आपको पता है बेटा वो नेगेटिव टर्मिनल पर बनेगी। हाइड्रोजन जो है ना, सॉरी सॉरी बेटा, ये मैं जरा, हाँ ये ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इधर, ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ तो क्लोरीन जाएगा, क्लोरीन गैस इधर बन गई। और जो आपका ये इलेक्ट्रोड 4 है नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर देखो H प्लस है और Na प्लस है। आपको पता है ना ये बात कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, इसमें जोन से मेटल आयंस नीचे आ रहे होते हैं वो पहले डिस्चार्ज होते हैं, और इसमें कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता बेटा, बस जो नीचे आएगा उसी ने जाना है, चाहे सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो। ठीक है ना, तो Na नहीं जाएगा, कोई बच्चे की मत समझे कि Na जाएगा, Na ने नहीं जाना, तो H प्लस जाएगा बेटा। H प्लस डिस्चार्ज होगा इधर इलेक्ट्रोड 4 पर, तो H प्लस जाकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड 4 नेगेटिव है ना, तो H प्लस इधर जाएगा। तो एक आपकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 2 पर बन रही है, और दूसरा जो है बेटा आपका इलेक्ट्रोड 4 पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो 2 and 4, डी इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर 2 सल्फेट यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड। कॉपर 2 सल्फेट है बेटा, मतलब कॉपर आयन, सल्फेट आयन, H प्लस और OH माइनस। अब देखो ये आपका एनोड है, एनोड इज पॉजिटिव, ये आपका कैथोड है ऐसे। अब यहां पर कौन जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव। अब पहले पॉजिटिव देख लेते हैं जी, एनोड पर कौन जाएगा? एनोड पर बताइएगा जी, सल्फेट आयन जाएगा या हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा? हाँ, फिर एनोड पर कौन एनोड पे जाएगा बेटा? कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा एनोड पर? फिर हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा, और आपके पास बनेगा 2 मोल्स ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली ये होगा भाई, ये हाइड्रोक्साइड आयन जब डिस्चार्ज होगा एनोड पर तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे। भाई ये एरो ठीक लगा हुआ है गलत लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जाएंगे ना, अब ये
एरो ठीक लगा हुआ है ए वाला या गलत लगा हुआ है? गलत लगा होगा। गलत लगा हुआ है, क्योंकि OH आइन बेटा जब डिस्चार्ज होगा तो इट हैज टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, तो ये एरो ऐसे होना चाहिए भाई, ऐसे। तो ये बी वाला एरो ठीक लगा हुआ है। तो वो क्या कह रहा है, विच एरो शोज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट, तो बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, क्योंकि OH आइन ने इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने हैं और OH आइन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, ठीक है ना, नॉन कन्वेंशनल करंट जो होता है। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच रो आइडेंटिफाइज अ केमिकल चेंज एंड अ फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंज में ना कोई नई चीज बन रही होगी। बॉइलिंग ऑफ एथेनॉल कोई केमिकल चेंज नहीं है भाई, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। बर्निंग ऑफ एथेनॉल, यस, आप एथेनॉल को बर्न करो, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है ना, एक नई चीज बनती है बेटा। और इस तरह फिजिकल चेंज क्या होगा, एवोपरेटिंग द एथेनॉल, स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट में चेंज, स्टेट चेंज होती है, और केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। विच स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन व्हाई इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है भाई? इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, टू तो बिल्कुल गलत है, तो जिस इसमें टू आ रहा है उसको तो निकाल दो। एक्टिवेशन एनर्जी तो कैटलिस्ट करते हैं ना, कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है। लेकिन बेटा सर वन अगर फोर अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो ना, ये आपका ए है, ये आपका बी कंटेनर है। आप देखोगे ए में ना कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ए का अगर आप इतना सा एरिया लेते हो ना, उसमें मोर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। बी में अगर आप इतना एरिया लोगे तो एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है। तो बेटा जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो दो काम होते हैं, मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक तो मोर पार्टिकल्स आएंगे यूनिट वॉल्यूम के अंदर, आप देख सकते हो ए में कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्यूबिक सेंटीमीटर में या क्यूबिक डेसीमीटर में ज्यादा मोल्स आपके पास, ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे। दूसरा क्या कह रहा है, a greater proportion of colliding molecules have the required activation energy। बट एक्टिवेशन एनर्जी का कोई लिंक नहीं है। एक तो ऑप्शन 4 होगा, और एक आप ऑप्शन 1, इट इंक्रीजेस द कोलिजन रेट ऑफ पार्टिकल। बेटा जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो जो रेट है ना कोलिजन का, कोलिजन रेट, मॉलिक्यूल्स के कोलाइड करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। तो 1 and 4 इज द आंसर, इसका आंसर होगा 1 and 4। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द कलरलेस N2O4 is heated, it forms NO2 gas. When the reaction mixture is cooled, the brown color fades and turns back to colorless. Which type of reaction is described by these observation? देखो कह रहा है कि N2O4 को हीट करोगे, N2O4 को हीट करोगे तो क्या होगा, NO2 बनेगा, रेडिश ब्राउन गैस। और इस रेडिश ब्राउन गैस को कूल डाउन करोगे तो दोबारा क्या बन जाएगा, N2O4 कलरलेस गैस। तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन या रिवर्सिबल? जी बेटा, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? बेटा आपके पास दो गैसेज हैं जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं, कभी N2O4 से NO2 बन रहा है, कभी NO2 से N2O4 बन रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? रिवर्सिबल। जी रिवर्सिबल होगा ना बेटा। इसमें देखो दो चीजें चेंज हो रही हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, टेम्परेचर कम करते हो रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। डी इज द आंसर। Water is added to anhydrous copper 2 sulfate. What happens during the reaction? Beta, the copper 2 sulfate turns blue and the solution form gets colder. The copper 2 sulfate turns blue and the solution forms get hotter. The copper 2 sulfate turns white and the solution gets colder. The copper 2 sulfate turns white and the solution, हाँ बताएं जिसमें अब क्या आप सोचेंगे, थिंकिंग प्रोसेस बताएं, शाबाश आप लोग करें। जब वाटर ऐड करेंगे बेटा तो कॉपर टू सल्फेट, कॉपर टू, जब आप वाटर ऐड करेंगे तो कॉपर टू सल्फेट व्हाइट तो नहीं होगा ना, पहले ये बताएं। कॉपर टू सल्फेट में तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाइट वाला तो गलत कर देना, सी और डी गलत हो गए। अब ए और बी में, अच्छा अब देख लेते हैं ना, अगर आप बेटा इसके अंदर
कॉपर 2 सल्फेट में वाटर ऐड करते हैं, ब्लू तो हो जाएगा। ए कह रहा है कि सॉल्यूशन फॉर्म गेट्स कोल्डर, बी कह रहा है सॉल्यूशन फॉर्म्स गेट हॉटर। जरा चेक करते हैं हो क्या रहा है, डिक्रीज होगा, चेक कर लेते हैं। ये देखें, पर देखो आपने जब कॉपर सल्फेट को वाटर में डाला तो ये जो कॉपर आयन है ना, इनका वाटर के साथ बॉन्ड बन रहा है, कॉपर आयन और वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होता है, देखो वाटर ना इस तरह इनको सराउंड कर रहा है, ऐसे करके। और इस तरह सल्फेट को भी, सल्फेट आयन को भी वाटर सराउंड कर रहा है। तो बताएं ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है जब आप इस सॉल्ट को वाटर में डालेंगे? अच्छा आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हम किस किस सॉल्ट के लिए, क्योंकि बाद सॉल्ट ऐसे होते हैं बेटा जिनका वाटर में डालें तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो मैं आपको उसकी निशानी बता देता हूँ। जितने भी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं ना, अमोनियम सॉल्ट जिस तरह अमोनियम क्लोराइड हो गया, इसको वाटर में डालेंगे ना तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो अमोनियम सॉल्ट्स जितने भी होते हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, बाकी इसके अलावा जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो एक्सोथर्मिक देंगे। तो अब ये आप याद रखिएगा कि आप कॉपर 2 सल्फेट को जब वाटर में डालेंगे तो जो सोल्यूशन है फॉर्म गेट्स हॉटर, क्योंकि कॉपर आयन और वाटर के दरमियान जो एक बॉन्ड बन रहा होता है इससे एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी उससे आपका सोल्यूशन हॉट हो जाएगा। लेकिन कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको वाटर में डाला जाए तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है? तो याद रखिए अमोनियम सॉल्ट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं व्हेन यू डिसॉल्व द अमोनियम सॉल्ट इनटू द वाटर। ये बात याद रहेगी बेटा, यस सर। बस ये याद रखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रहे हैं। जब भी आप किसी सॉल्ट को वाटर में डालते हैं ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। सिर्फ कौन से सॉल्ट्स नहीं देते? अमोनियम सॉल्ट्स नहीं देते। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16, which arrow on the energy level diagram to shows the overall energy change for an endothermic reaction? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, पर देखो रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, इसका डिफरेंस, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है ना, अब बड़ा एरो आएगा। तो किसका क्या आंसर होगा बेटा? आपने बताना है कि which arrow on the energy level diagram shows the overall energy change for endothermic reaction? क्या इसका होगा जी आंसर? जी बेटा बोले। सर बी बी होगा। नहीं होगा क्या? बी होगा। बी भाई, डी तो उस वक्त होता है ना अगर एक्सोथर्मिक होता है बेटा, डी तो इस तरह होता है ना। अगर इस तरह होता है ना कि रिएक्टेंट्स आर मोर एनर्जेटिक देन प्रोडक्ट, तो फिर डाउनवर्ड एरो आता है ना। एक्सोथर्मिक के लिए एरो डाउनवर्ड होता है, एक्सोथर्मिक के लिए, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही होती है ना बेटा। लेकिन एंडोथर्मिक में एनर्जी बढ़ रही होती है सिस्टम की, आप रिएक्टेंट्स को हीट देंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो एंडोथर्मिक में आपने जो एरो डालना है, क्योंकि रिएक्टेंट्स आर लेस एनर्जेटिक, प्रोडक्ट्स आर मोर एनर्जेटिक, तो आप एरो की डायरेक्शन अपवर्ड डालोगे। ठीक है, और बी जो होगा यहाँ पर बेटा वो क्या होगा? आपका एंडोथर्मिक को शो कर रहा है, तो बी सर इज जो द आंसर। ए है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी, शाबाश, ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। सी कुछ भी नहीं है बेटा, सी इज नथिंग, सी कुछ नहीं है। अच्छा अब आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल is in operation, a different reaction happens to each electrode. The hydrogen electrode is this, the oxygen electrode is this. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में देखें ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लॉस्ट at the hydrogen electrode travel through the external circuit to the oxygen electrode where they are gained by the oxygen and water at a high। देखो यहाँ ये कह रहा है कि जो सेल होगा ना इसमें इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। वो लेते बाद आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को, ताकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। ठीक है, वो हम बाद में कर लेंगे। A hydrogen oxygen fuel cell is operated for a period of time and 4 moles of oxygen molecules are consumed. Which mass of oxygen is consumed? बड़ा कह रहा है कि अगर 4 मोल ऑक्सीजन के यूज हो, देखो यहां पर ना अभी 1 मोल यूज हो रहा है, अभी 1 मोल ऑक्सीजन यूज हो रहा है,
तो 1 मोल के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं। 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? 4 मोल। कह रहा है अगर 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम्ड, व्हिच मास ऑफ हाइड्रोजन इज कंज्यूम्ड। तो बेटा पहला काम ये करो आप, क्योंकि दोनों इक्वेशंस का आपस में कनेक्शन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। बेटा ऊपर से कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं? 2। नीचे कितने गेन हो रहे हैं? 4। तो आप ऊपर वाली इक्वेशन को पहले बैलेंस कर लो। इस 2 इलेक्ट्रॉन को 4 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी 2H2, इट गिव्स 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर नीचे वाली इक्वेशन ये बेटा O2 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स 4 मोल्स ऑफ OH। इक्वेशन होगी बैलेंस। अब आप बेटा बेशक इनको कंबाइन करके लिख लो, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, तो नेट इक्वेशन ये बनेगी। देखो नेट इक्वेशन, दोनों रिएक्शन के रिएक्टेंट्स को इकट्ठा कर लो, 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O 4H प्लस एंड 4OH माइनस। अब हम आते हैं जिस क्विज के क्वेश्चन पर। What mass of hydrogen is consumed when 4 moles of oxygen molecule are used? बेटा देखो सर यहां 4 पर ग्राम। मोल ऑफ हाइड्रोजन, यहां मैं लिखता हूं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इक्वेशन में देखो 2 मोल हाइड्रोजन के होंगे तो ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए होगा, है ना? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये मोलर रेशियो है भाई। इसमें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मोलर रेशियो ये है, 1 मोल ऑक्सीजन और 2 मोल हाइड्रोजन। लेकिन बेटा अगर 4 मोल ऑक्सीजन आप बर्न करते हो, 4 मोल ऑक्सीजन अगर आप यूज करते हो, तो हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे? यहां पर आप बेटा ये पहले निकाल लो, कितने होंगे? सर 8। 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये तो हमें चले यहां से ये पता चल रहा है कि अगर आपने 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, ये आ गया आपके पास हाइड्रोजन। अब बेटा आपने क्या करना है भाई, आपने इसका मैस निकालना है। 1 मोल हाइड्रोजन का मैस, ये फिर सुन लो मैंने क्या काम किया है। मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मोलर रेशियो देखी ना बैलेंस इक्वेशन में, तो मोलर रेशियो क्या आ रही है? 2:1। 2:1 आ रही है ना आपके सामने, ये देखो 2:1 कि 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। वो कह रहा है 4 मोल ऑक्सीजन के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए? X। तो मैंने यहां से बेटा निकाल लिया, मतलब उसका डबल चाहिए ना। ऑक्सीजन अगर 1 है तो हाइड्रोजन डबल, ऑक्सीजन अगर 4 है तो हाइड्रोजन डबल होगा 8, तो 8 मोल हाइड्रोजन। अब इन 8 मोल हाइड्रोजन का मैस क्या होगा भाई? इन 8 मोल हाइड्रोजन का मैस क्या होगा? इसके एमआर से मल्टीप्लाई करते हो आपके पास मैस आ जाएगा। सर 8 ही आएगा। 8 कैसे आएगा भाई? क्या हो गया? हाइड्रोजन का एमआर होता है सर 2, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एमआर 2 होता है बेटा। ओह यस। तो मोल इज इक्वल टू मैस अवर एमआर। मोल आपके पास आ रहे हैं 8, मैस आपने निकालना है। हाइड्रोजन का MR2 होता है, ठीक है ना? हाइड्रोजन H2 होता है ना, तो हाइड्रोजन का MR2 है, तो आपने मैस निकालना है, तो 8 टाइम 2 इज इक्वल टू 16, तो 16 ग्राम इज द आंसर। ठीक है बेटा? ओके सर। अच्छा अब आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा जी दी oxide of two element X and Y are separately dissolved in water and the pH of the solution is used oxide of X pH 1। मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्साइड है ना, ये आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, और जो Y है ये आपको pH 13 बेसिक ऑक्साइड है। ये क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड। और आपको पता है बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक, और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। Which information about the X and Y is correct? अच्छा देखिए, मैंने कहा है कि X is the acidic oxide, तो ये बात तो यहाँ ठीक है, X एसिडिक ऑक्साइड है। फिर मैंने कहा है कि Y जो है ना, क्योंकि देखो मुझे पता है कि MgO जो है, अगर मैं इसको वाटर में डालूंगा, या कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं वाटर में डालूंगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, तो आपकी पीएच क्या होगी? बेसिक होगी। पीएच बेसिक होगी ना।
क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक। तो वाई जो ऑक्साइड है उसकी वजह से pH 13 है, तो इसका मतलब बेसिक है। तो वाई ऑक्साइड इज बेसिक, वाई इज बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स क्या होगा भाई, मैंने बता दिया कि एक्स इज नॉन मेटल, एक्स इज नॉन मेटल एंड वाई इज मेटल, मेटालिक ऑक्साइड और बेसिक ना। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, इसमें SO2 हो गया, वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा, H2SO3। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड में आपके पास नॉन मेटल होगा ना, ठीक है। तो अब बेटा आपने यहाँ पर जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है एक्स, एक्स नॉन मेटल होना चाहिए, वाई आपका मेटल होना चाहिए। तो इस लिहाज से जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी इज द आंसर बेटा। ठीक है बेटा, ये बात जरा मुझे कंफर्म कर दें, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। An acid is neutralized by adding an excess of insoluble solid base। मतलब ये insoluble solid base का मतलब है कि ये ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड हो सकता है या ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, इसने न्यूट्रलाइजेशन किया एसिड की बेस डालकर और soluble salt is formed। How is the pure salt obtained from the reaction mixture? बेटा जो सॉल्ट बना है ना वो soluble है। अब इस soluble salt को आपने सेपरेट करना है। तो बेटा soluble salt को आपने सेपरेट करने के लिए देखो इसको ऐसे समझ लो, ये था जी आपके पास यहाँ पर एसिड, आपने इसमें डाला एक्सेस ऑफ बेस ना, तो भाई कुछ तो बेस ने रिएक्शन कर दिया, कुछ नीचे बैठ गया। तो पहला काम क्या करोगे भाई, अब इस एक्सेस ऑफ बेस को निकालने के लिए क्या करोगे, फिल्टर। फिल्ट्रेशन करोगे। तो सी और डी में से होगा ना फिर। अच्छा, जब आपने इसको फिल्टर कर लिया, फिर फिल्टर एवापोरेट करने के करेंगे सर। बाद क्या करेंगे फिर, एवापोरेट करेंगे। अच्छा फिल्टर करने के बाद जी आपने जब इसको, तो ये आपके पास आ गया सॉल्युबल सॉल्ट। आपने प्योर सॉल्ट ऑब्टेन करना है, प्योर सॉल्ट। अब आपने अगर प्योर सॉल्ट लेना है, ये सॉल्युबल सॉल्ट आ चुका है लेकिन इसमें वाटर भी है, तो आप क्या करोगे बेटा इसको, अच्छा सीओडी में से आप सिलेक्ट करें ना, क्या होगा बेटा, फिर डी। क्यों, रीजन। सर वो उसे हीट करना होता है टिल सैचुरेशन पॉइंट, फिर उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन। जी शाबाश, हीट द सॉल्यूशन अंटिल इट बिकम्स सैचुरेटेड। ठीक है बेटा, आपने उसको, क्योंकि प्योर सॉल्ट है ना, तो प्योर सॉल्ट के लिए आपको बताया आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो, क्रिस्टलाइजेशन। प्योर सॉल्ट के लिए आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो। तो क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगी, पहले फिल्ट्रेशन किया आपने, फिल्ट्रेशन के बाद उसको हीट करोगे, कुछ एवापोरेट करोगे वाटर को, और जब वाटर एवापोरेट हो जाएगा कुछ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर उसको कूल डाउन करोगे और देन क्रिस्टल्स आर फॉर्म। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 देखो। Substance J takes part in a redox reaction. In the reaction, J gains the electron. Which statement is correct? बेटा देखो, एक तो चीज है ऑयल रिग ना, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीडेशन, आई से इज, और एल से लॉस, एल से लॉस। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिग से क्या बनता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना बेटा कि जहां रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जहां पर रिडक्शन हो रही होती है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे भला, मैं आपको समझा देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, एन एजेंट विच ऑक्सीडाइज द अदर्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऐसा एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, खुद गेन करेगा, खुद गेन करेगा। तो इसलिए तो बेटा हम कह रहे हैं रिडक्शन, कि जहां रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब जरा स्टेटमेंट देखें, सब्सटेंस जे टेक्स पार्ट इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, जे गेन्स द इलेक्ट्रॉन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, जे इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस अच्छा जो सर। इलेक्ट्रॉन करते हैं ना वो तो रिडक्शन है, जे इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज ऑक्सीडाइज इन द रिएक्शन, जे इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज रिड्यूस इन द रिएक्शन। ये है जी आंसर। आपको बताया ना जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वहां रिडक्शन हो रही होती है भाई। यस सर। जहां पर रिडक्शन होती है, इसको ऐसे समझ लो, मैं कोई एग्जांपल देता हूं आपको। देखो आपके पास है Cl2 प्लस
KBr, KCl प्लस Br2, 0 है, -1 +1 -1 +1 0। देखो क्लोरीन जो है -1 में जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज रिडक्शन। बड़ा क्लोरीन में रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ऑक्सीडेशन किस में हो रही है ये बताओ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड को अगर आप देखो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बड़ा ये बताओ ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन कौन है जो ब्रोमाइड सर को क्लोरीन। ऑक्सीडाइज कर रहा है? जो ब्रोमाइड क्लोरीन। से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है वो कौन है? वो क्लोरीन है। क्लोरीन इज द एजेंट, क्लोरीन इज द एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल के ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे। तो इसलिए क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन असल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए बेटा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सर -1 का ये मतलब होता है ना कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। -1 मीन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। बिल्कुल बेटा, आप लोगों ने किए ये क्वेश्चन या नहीं किए? सारे कर लिए? सर एमसीक्यू तो नहीं कर रहा मैं अभी। जी बेटा। सर मैं सिर्फ थ्योरी और एटीपी कर रहा हूँ अभी। क्यों बेटा ये क्यों नहीं कर रहे? सर ये तो काफी देर बाद है। बेटा जो भी है इससे 11 भी के आपका उसमें। कॉन्सेप्ट बेहतर होता है ना। ये तो आपको पता है कि बैड लक सम टाइम होती है, और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह हुआ था कि हम पेपर 2 की तैयारी करते रहे। एएस की बात कर रहा हूँ, ए लेवल्स में थ्योरी के पेपर की, कि वो पहले होगा एमसीक्यू बाद में होगा। तो थ्योरी का पेपर हुआ ही नहीं, और सारा फिर ग्रेड एमसीक्यू की बेस पर हुआ। तो इसलिए कोशिश करें बीच में एक पेपर एमसीक्यू करते रहें, 2 थ्योरी के कर लें, तो इससे आपको फायदा तो होगा ना, नुकसान तो कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेटा ओके सर। इसको स्किप ना करें। तो बाकी जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन है ना, ये जरा आप लोग खुद करें बेटा, शाबाश। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग खुद करें, ठीक है। और कल इंशाल्लाह मैं फिर इसी को तो नहीं करूंगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इसको डिस्कस करेंगे, वरना कल मैं आपको थ्योरी का पेपर इसी का ही मई जून 2022 का 4-2 वेरिएंट बेटा आप सॉल्व कीजिएगा। 4-2 मई जून 2022 4-2 वेरिएंट, ठीक है जी। ओके सर। ठीक है बेटा। अच्छा स्टूडेंट्स देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 21, element in group 4 of the periodic table are shown: carbon, silicon, germanium, tin, lead. What does not occur in group 4 as it is descended? ठीक है, डिसेंडेड का मतलब है जब ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं तो क्या चीज नहीं होगी जी? प्रोटॉन नंबर तो बढ़ रहा है ना। कार्बन का देखो 6 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, तो प्रोटॉन नंबर तो बढ़ रहा है। एलिमेंट बिकम्स मोर मेटेलिक, ये बात ठीक है या नहीं ठीक? कि टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो जी बेटा ये ट्रू है, क्योंकि देखो जितना एटम का साइज बड़ा होगा ना उतना मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होंगे। मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आपने बताना कि क्या नहीं होगा। The elements have more electron in their outer shell। बेटा ये बताएं कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं कार्बन, तो आउटर शेल में तो 4-4 इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना, आउटर शेल जो है, क्योंकि इनर शेल बढ़ रहे होंगे, लेकिन जो आउटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल वो तो ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। तो अगर ये सब ग्रुप 4 में है तो आउटर शेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ वो कह रहे हैं द एलिमेंट हैव मोर इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल, ये बात गलत है। और द एलिमेंट हैव मोर इलेक्ट्रॉन शेल, ये बात तो ठीक है। तो इसलिए बेटा सी इज द आंसर, ठीक है, सी आंसर होगा ना तानिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 22, which statement about the acid is correct? एसिड आर दी प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं भी, प्रोटॉन डोनर होते हैं। एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं। एसिड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, नहीं भाई, एसिड ट्रांसफर दी प्रोटॉन्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स, ये इसने गलत लिखी है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस अमोनिया। इसको ऊपर चेक कर लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका रिएक्शन HCl से करवाने जी आपने। यहां देखिए क्या बनेगा आपके पास, अमोनियम क्लोराइड बनेगा ना, NH4Cl।
और साथ में क्या बनेगा बेटा, वाटर बनेगा। तो ये तो कुछ और नहीं कह रहा है, ये सी भी गलत है। कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके अमोनिया बनाएगा, नहीं भाई, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। तो ये तीनों तो गलत है। एथेनोइक एसिड इज पार्शियली आयोनाइज्ड, यस बेटा, एथेनोइक एसिड इज द वीक एसिड। आप कहेंगे कैसे पता चलता है बेटा, याद रखिएगा, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं, इसके अलावा कार्बोनिक एसिड भी वीक एसिड होता है, ठीक है, तो ये याद रखने की बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23, विच एलिमेंट्स हैव बोथ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा आप इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले तो ट्रांजिशन मेटल देखे ना, ठीक है, तो बी इज द आंसर। ट्रांजिशन मेटल्स की आपको पता है, जिस तरह ट्रांजिशन मेटल में आयरन आता है तो आयरन 2 भी होता है, आयरन 3 भी होता है। इसी तरह बेटा ट्रांजिशन मेटल में आपका अगर कॉपर आता है तो कॉपर 2+ भी होता है, कॉपर 1+ भी होता है, अगरचे 1+ बहुत कम होता है। इस तरह मैगनीज में आप देख लें, मैगनीज +2 होता है, मैगनीज +7 होता है, क्रोमियम देख लें +3 होता है, +6 होता है। तो एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ट्रांजिशन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं क्योंकि इनके मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लिथियम सोडियम पोटाशियम, ठीक है, ये ग्रुप 1 की बात हो रही है। लिथियम सोडियम एंड पोटाशियम आर ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ग्रुप 7, ठीक है। एक बेटा मेटल है तो दूसरे नॉन मेटल्स हैं। विच रो आइडेंटिफाई द लीस्ट डेंस ऑफ दिस एलिमेंट इन ईच ग्रुप। लीस्ट डेंस कौन सा होगा, देखो आपने इनके मैसेज को भी देखना है, और मैसेज के लिहाज से देखना है कि जितना मैस ज्यादा होता है ना बेटा, उतनी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है जी। अब लीस्ट डेंस सबसे लाइटर कौन सा होगा, लिथियम सोडियम पोटाशियम। लिथियम का मैस होता है 7, सोडियम का मैस होता है 23, पोटाशियम का मैस होता है तकरीबन 39। बेटा सबसे हल्का कौन है इसमें मैस वाइज, लिथियम सबसे लाइट है। तो इस तरह अगर आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में देखें तो क्लोरीन का मैस होगा 35, जब ब्रोमीन का मैस होगा 79। तो इस तरह यहां पर भी आप इनके मैसेज देखेंगे तो जहां पर मैसेज क्या है वो लीस्ट डेंस है, तो लिथियम एंड क्लोरीन ये आपके लीस्ट डेंस हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स पी क्यू आर एंड एस आर शोन। ये मेटल्स हैं बेटा पी क्यू आर और एस। अच्छा, मेटल पी जो है ना वो नो रिएक्शन विद वाटर, वाटर से रिएक्शन नहीं हो रहा। क्यू का रिएक्शन स्लो हो रहा है, आर का रिएक्शन विगरस हो रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा भाई, अगर आप वाटर के साथ देखें, आर, देन कौन सा आएगा क्यू, देन कौन सा आएगा एस, देन पी आएगा, अगर आप रिएक्टिविटी देखें। अच्छा, HCl के साथ अगर देखें मेटल का रिएक्शन, तो पी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, बाकी तीनों विगरस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप मेटल का रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड है बेटा, मतलब मेटल ऑक्साइड में ये PO है, QO, इसका रिएक्शन कार्बन से होगा ना तो CO बन जाएगा, तो ये इसकी रिडक्शन हो रही है क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, और P अलग हो जाएगा। तो कह रहे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, ये रिड्यूस हो रहा है। Q जो है रिड्यूस नहीं हो रहा, ये भी रिड्यूस नहीं हो। अच्छा मेरी बात सुने, ये जो बेटा ऐसे होते हैं ना कि जो कार्बन से रिड्यूस नहीं हो रहे, जो कार्बन से रिड्यूस नहीं हो रहे ना बेटा, वो रिएक्टिव मेटल होते हैं। देखो जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मुझे ये बताओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसके ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए आपने क्या किया था, कार्बन से रिएक्शन किया था या इलेक्ट्रोलिसिस की थी एल्यूमिनियम को हासिल करने के लिए, क्या प्रोसेस करते हैं आप लोग बोलिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस। कार्बन से रिएक्शन क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई आप कहेंगे एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है, वो ऑक्साइड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अगर कोई मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन से नहीं हो रहा ना, इसका मतलब है वो मेटल बहुत रिएक्टिव है, वो मेटल क्या है, बहुत रिएक्टिव है। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं ना बेटा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, उनके ऑक्साइड को आप रिमूव कर सकते हैं कार्बन के साथ। जिस तरह देखो P है, P एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, कार्बन के साथ वो रिड्यूस हो रहा है। S एक लेस रिएक्टिव मेटल है, कार्बन के साथ वो रिड्यूस हो रहा है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, बेटा इसमें देखो सबसे
जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो आर है, देखो मैंने ऊपर सीक्वेंस बनाया हुआ है, देन क्यू है, देन एस है, देन पी है। तो ये आप वाटर के बेस पर भी बता सकते थे बेटा, ए इज द आंसर, वाटर के बेस पर भी बता सकते थे। लेकिन चलिए आपको यहाँ पर एक और चीज सीखने को मिली है कि जो बेटा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, रिएक्टिव मेटल्स वो कार्बन से रिएक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स इस तरह के आयरन ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन अब कार्बन से करवा सकते हैं और कार्बन इसको रिड्यूस कर लेगा, देखो 3CO और आयरन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपने। ए इज द आंसर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in an atom of X, Y, Z are shown. Which statement about the elements is correct? अच्छा बेटा, X के पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। बेटा ये क्या हो सकता है ऐसे? क्या कभी अच्छा 6 प्रोटॉन, सॉरी 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, तो उसका मैस नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा ना। अच्छा Y के पास ये आपके पास कहेंगे 7 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इनको ऐड कर लो 13 है। और Z को अगर आप देखें 8 प्रोटॉन है इसके पास और टोटल इसका मैस नंबर 18 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। Which statement about the element is correct? X and Y are the isotopes. बेटा X और Y आइसोटोप हो सकते हैं, बोलिएगा जरा। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? बेटा आइसोटोप में एटॉमिक नंबर क्या होता है? सर डिफरेंट नहीं, हाँ एटॉमिक नंबर बेटा सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मैस नंबर। तो यहां पर मुझे ये बताओ कि क्या इनका एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है? नहीं नहीं, तो ये तो स्टेटमेंट ठीक ना हुई ना बेटा, फिर ये स्टेटमेंट ठीक तो नहीं हुई ना बेटा। वो कह रहा है कि ये दोनों आइसोटोप, आइसोटोप होते तो इनके मैस एटॉमिक नंबर सेम होने चाहिए थी। अच्छा Z फॉर्म एन आयन विद +2 चार्ज। बेटा Z के पास 8 प्रोटॉन है ना, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। Z के पास 8 प्रोटॉन है अगर, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 6। तो मुझे बताइएगा कि भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं? 2। तो ये -2 चार्ज होना चाहिए, +2 होना चाहिए? -2। तो ये कह रहा है +2 चार्ज, गलत है। ये जस्ट लाइक ऑक्सीजन है। X and Z react together to form an ionic compound. अच्छा बेटा X and Z, ये तो आपका Z आ गया ना, Z आपका नॉन मेटल है और इसके ऊपर -2 चार्ज होगा, ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। X तो जरा चेक कर लेते हैं। X के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4। मुझे ये बताओ बेटा, ये कार्बन है, X इज कार्बन, क्या कार्बन आयोनिक कंपाउंड बनाएगा नॉन मेटल के साथ? क्या कार्बन बनाएगा? पहली बात है, कार्बन जो है ना बेटा आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयोनिक नहीं बनाता, क्योंकि X यहाँ पर कार्बन है, आप देख सकते हो इसके चाहे 6 प्रोटॉन्स, 6 प्रोटॉन में तो कार्बन हुआ ना, कार्बन तो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता बेटा। वो कह रहा है X और Z रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? आयोनिक कंपाउंड। ऐसा नहीं है, अगर आयोनिक कंपाउंड बनना है तो Z के साथ ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का मेटल होना चाहिए, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का मेटल। X, Y and Z आर नॉन मेटल, ये बात बिल्कुल ठीक है। X, Y और Z आर नॉन मेटल। X क्या है जी? आपका कार्बन है, क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन है। Y क्या है आपका? नाइट्रोजन है, इट हैज 7 प्रोटॉन्स। Z क्या है आपका? ऑक्सीजन है, इट हैज 8 प्रोटॉन्स। तो ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। आपको पता है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स आर मेटल। अच्छा, which diagram represents the arrangement of atoms in an alloy? अब देखिए, आपने बताना है अलॉय। अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर, ठीक है। देखिए बी और सी को तो बिल्कुल निकाल देना, इसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें एक जैसे एटम्स आ रहे हैं। अब आपने सिर्फ डिसाइड करना है बेटा ए और डी में से। अगर ए और डी को आप देखें तो ए को आप क्यों रॉन्ग करेंगे बेटा? ए जो है ना कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मेटल के अंदर बेटा इतनी स्पेसिस तो नहीं होती ना भाई, क्या होती हैं? मेटल्स में तो एटम्स या जो आयंस होते हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, सॉलिड है ना। और यहाँ तो इसने देखो ना, एक मॉलिक्यूल ये कहीं बनाया हुआ है, दूसरा मॉलिक्यूल, इसकी तो कितनी स्पेस रखी हुई है, तो ए इज रॉन्ग।
डी इज द राइट आंसर कि आपके पास एक तरह के एटम है और बीच में आपने ये डिफरेंट मेटल एटम भी ऐड किए हुए हैं। तो डी इज द एलॉय, ये आपका एलॉय है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, 3 metal compound J, K and L are heated using a Bunsen burner। मेटल कंपाउंड है J, K, L, ठीक है, मतलब मेटल कार्बोनेट हो सकते हैं, मेटल नाइट्रेट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। The resultant shown, colorless gas produce which relights a glowing splint। ये कौन सी गैस का टेस्ट है भाई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का, शाबाश, ऑक्सीजन गैस का ये टेस्ट है। कलरलेस गैस प्रोड्यूस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस का टेस्ट है ये? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जी CO2। अब बेटा आपको पता है CO2 गैस कहां से निकलती है? कार्बोनेट में से। तो के तो आपको समझ आ जाना चाहिए कोई मेटल कार्बोनेट टाइप चीज है, मेटल कार्बोनेट। अच्छा, ये जो जे है ना, ये कोई नाइट्रेट हो सकता है, नाइट्रेट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा कि आप जब नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं ना, नाइट्रेट को, तो फिर इस तरह KNO3 है, KNO3 को आप डिकम्पोज करेंगे, KNO2 बनेगा और हाफ O2 बनेगा। जो ग्रुप 1 मेटल नाइट्रेट होते हैं ना, ग्रुप 1 मेटल नाइट्रेट, वो ये रिएक्शन देते हैं। जो ग्रुप 2 होते हैं उनमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनती है। फिर ऐसे अगर ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स को डिकम्पोज करोगे तो मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आपको ये समझ आ रही है कि के मेटल कार्बोनेट है और जे जो है बेटा आपका ये मेटल नाइट्रेट है, मेटल नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनती है। अब बेटा क्या आंसर होगा जी इसका? के इज द मेटल कार्बोनेट अच्छा, कार्बोनेट ये और सॉरी के मेटल कार्बोनेट है और बेटा जो जे है ना वो मेटल नाइट्रेट है। इन दोनों में से होगा जी। अब आखिरी वो क्या कह रहे हैं, एल जो है नो रिएक्शन। बेटा आपको पता है कि जो ग्रुप 1 के कार्बोनेट होते हैं वो रिएक्शन नहीं देते, ग्रुप 1 के कार्बोनेट रिएक्शन नहीं देते, ठीक है ना। ग्रुप 1 के कार्बोनेट का मतलब ये है, जिस तरह आपको पता है ना ग्रुप 2 है ना, अगर ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स को आप हीट करो ना तो वो टूट जाते हैं इनटू मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स हैं, जिस तरह के Na2CO3, जिस तरह के K2CO3, इनको आप हीट करो तो नो रिएक्शन, ये स्टेबल टू हीट है। आपको याद होगा बेटा ये मैंने मेटल्स में करवाया, स्टेबल टू हीट, ये स्टेबल टू हीट है। तो बताएं जी L जो है ना, ये ग्रुप 1 का, L आपका ग्रुप 1 का मेटल कार्बोनेट होगा, ग्रुप 1 का मेटल कार्बोनेट। अभी कौन सा आंसर होगा बोलिएगा? C is the answer. नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक आर लिस्टेड। जिंक असल में आपको पता है जिंक ब्लेंड की फॉर्म में होता है। आप पहले इसको हीट करते हो, जिंक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, फिर आप जिंक ऑक्साइड को दोबारा हीट करते हो, रोस्ट करते हो, देन जिंक बनता है और कार्बन बनता है। और जिंक आपको यहाँ पर वेपर्स की फॉर्म में मिलेगा, फिर आप इसको डिस्टिलेशन करते हो। अच्छा जी, अब इसका क्या देखिए जरा, processes involved in the extraction of zinc are listed. Heated zinc oxide with carbon, जी जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ कर रहे हैं। कंडेंस जिंक वेपर, वेपोराइज जिंक, रोस्ट जिंक। हाँ, इसने ना ये स्टेप्स आगे पीछे करके बताया। मैं बताइए कि मैंने क्या बताया। पहला स्टेप क्या करेंगे? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा दानिया? रोस्टिंग होगा। तो रोस्टिंग आपका हो गया जी, जो 4 है ये फर्स्ट स्टेप होगा। आगे चलें, फिर क्या करेंगे? जब रोस्टिंग हो गया फिर जिंक ऑक्साइड बन गया, फिर क्या किया आपने? किसके साथ? कार्बन। कार्बन के साथ ना। तो फिर आपके पास होगा 1। फिर आपको पता है ये जो जिंक मिलेगा ना, जब ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के बाद आपको जो जिंक मिलेगा वो वेपर्स की फॉर्म में होगा। तो इस रिएक्शन के बाद जिंक वेपोराइज हो जाएगा, तो वेपोराइज द जिंक 3 हो गया। और फिर आपने इस वेपर्स वाले जिंक को कंडेंस करना है ताकि ये पहले लिक्विफाई हो जाए, देन सॉलिडिफाई हो जाए, देन 2। तो क्या आंसर बनेगा भाई इसका? 4-1 वाला बस आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा, एक ही है, ठीक है। तो पहले आपने इसको एयर में रोस्ट करना है, देन कार्बन के साथ रिएक्शन करवाना है। Which process uses sacrificial protection to prevent steel from rusting?
जी बेटा, देखें सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ये होता है कि आप ना कोई रिएक्टिव मेटल लगा दें, जिस तरह मैंने आपको शिप की एग्जांपल दी थी, शिप होती है ना जो आयरन की बनी होती है, उनके साथ आप जिंक या मैग्नीशियम लगा देते हैं, उससे रिएक्टिव मेटल जिंक या मैग्नीशियम, तो क्या होगा जी, जिंक और मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, तो ये क्रोड होंगे, आयरन बच जाएगा। तो सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में स्टील मतलब आयरन की रस्टिंग से वो आप कैसे बच सकते हैं, तो आयरन की रस्टिंग से अगर आप आयरन को रस्टिंग से बचाना चाहते हैं तो आयरन के साथ आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल अटैच कर दें। वो कौन सा होगा? ऑयलिंग इज नॉट अ मेटल, कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है, ये नहीं। पेंटिंग इज नॉट अ मेटल, आपको कोई ऐसा मेटल चूज करना है जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव, और वो क्या होगा? जिंक, जिंक होगा। तो आप बेसिकली आयरन की कोटिंग कर देंगे जिंक के साथ। बेटा कि जो आयरन के ऊपर कोटिंग होती है ना जिंक की, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, इसको गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं, जिंक ऑफ कोटिंग, कोटिंग ऑफ, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन एनी अदर मेटल, उसको आप गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। Fertilizer are used to provide three elements needed for the plant growth, which two compounds would give a fertilizer containing all? NPK, ये याद कर लो भाई, NPK, ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन सॉल्ट्स में होंगे वो एज अ फर्टिलाइजर काम करेंगे। तो देखें ये किन में आ रहे हैं, ABCD में देखें किन में आ रहे हैं बेटा, ये देखो ऊपर PK नहीं आ रहा ए में, N और P आ रहा है, K नहीं आ रहा बी में, बी में K नहीं आ रहा, सी में देखो K भी आ रहा है, N भी आ रहा है, P नहीं आ रहा है, डी में देखो K भी आ रहा है, डी में K भी आ रहा है, N भी आ रहा है और P भी आ रहा है। तो NPK जिन सॉल्ट्स में होता है वो सॉल्ट्स आपके एज अ फर्टिलाइजर यूज होते हैं। नेक्स्ट देखें, विच प्रोसेस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पिरेशन में हो रहा है यूज, रिस्पिरेशन में हो रही है ना, हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, और किसमें कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है बेटा, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स यूज करते हैं। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन पता है क्या होती है? फर्मेंटेशन ये होती है कि आप एक्वस ग्लूकोज लेते हैं और यीस्ट बैक्टीरिया की प्रेजेंस में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास अल्कोहल बनेगा, साथ में 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो फर्मेंटेशन में भी हो रही है भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन में तो वाटर बनेगा ना भाई, तो क्या हो जाएगा जी इसका आंसर? 1 and 3, 1 and 3, तो 32 का बेटा ए आ जाएगा, ठीक है। Which reaction in the contact process require the use of catalyst? बेटा आपको पता है ये कि contact process के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तो उसमें ये जो रिएक्शन होता है ना SO2 plus O2 it gives SO3, इसके अंदर कैटलिस्ट यूज होता है V2O5, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 से 5 ATM। तो ये कहां पर आ रहा है? बी में आ रहा है। नेक्स्ट देखें, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड स्ट्रांगली? लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। मेरी एक बात फिर सुन लो, ग्रुप 2 के मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोज होते हैं, क्या ग्रुप 1 के मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं? ग्रुप 1 के, अगर मैं Na2CO3 को हीट करूंगा ना बेटा तो नो रिएक्शन, इसका क्या मतलब है? ये नोट कर लो कि ग्रुप 1 metal carbonates are stable to heat, group 1 metal carbonates are stable to heat, और ग्रुप 2 के मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर बेटा आपके पास सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाओ भाई। The structure of ester W is shown. Which row gives the name of ester and the carboxylic acid and alcohol from which it is made? देखो बेटा एस्टर को नाम देना है तो ये आपका हो जाएगा जी मिथाइल, इसको क्या कहते हैं? मिथाइल। और ये बेटा क्या होगा, इसको क्या कहेंगे? इथेनोइक दो एसिड। कार्बन है ना, एथेनोएट। सबसे पहले तो नाम देना सीखना है ना, ये आपका मिथाइल हो गया। ऑक्सीजन के बाद आपने करना है, ये जो ऑक्सीजन होगा ना ये एक पार्ट ये होगा और दूसरा पार्ट बेटा ये होगा, ये तो मिथाइल एथेनोएट। अब जब नाम दे दिया ना आपने फिर आगे काम आसान है। ये जो मिथाइल है ना बेटा इससे बनेगा मेथानोल, कौन सा अल्कोहल होगा? मेथानोल। और एथेनोएट से बनेगा एथेनोइक एसिड। तो अब आप ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे कि ये दो रिएक्टेंट्स हैं जिनको आप मिक्स करेंगे। तो एक तो हो गया भाई मिथाइल एथेनोएट CD में से, फिर आपका मेथानोइक एसिड और एथेनॉल, तो डी इज द आंसर। इथीन रिएक्ट विद एक्स टू फॉर्म एथेनॉल, बहुत ही आसान है जी। इथीन है
कह रहा है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा तो एथेनॉल बनाएगा। भाई वाटर के साथ करता है, ये तो रिएक्शन याद कर लो ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इथीन स्टीम से रिएक्शन करेगा, ये देखो ना, ये एक H ये ऐड हो रहा है, ये OH ऐड हो रहा है, तो किससे रिएक्शन करेगा? स्टीम के साथ, ठीक है। स्टीम से रिएक्शन करेगा तो एथेनॉल बनता है भाई, और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। नेक्स्ट देखें, अल्कीन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्रैकिंग large hydrocarbon molecule to form small hydrocarbon molecule which equation represent the possible reaction of tetradecane is cracked। सिर्फ बैलेंसिंग चेक करना चाह रहा है। यहाँ पर देखो, याद रखना कि क्रैकिंग जो होती है ना बेटा, क्रैकिंग ये इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। पहली बात, क्रैकिंग क्या होती है? इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर होगी। C14H30। सिर्फ बैलेंसिंग चेक करो, जहां जहां इक्वेशन बैलेंस है वो ठीक होगा। देखो ये 14 कार्बन है ना, और पहले कार्बन चेक कर लेते हैं। 2 इधर है, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 कितने हो गए भाई? 14। अच्छा अब हाइड्रोजन चेक कर लो, 6 + 6 12, 12 + 8 20, और ये 30। और इसमें प्रोडक्ट भी देख लेते हैं कि आपका एक ये बना है जी आपका एल्केन, बाकी एल्कीन। बेटा 1 तो ठीक है, 1 बिल्कुल बैलेंस है। जरा 2 को चेक करते हैं बैलेंस है या नहीं है। C14H30 है। अच्छा इसमें हाइड्रोजन भी, अच्छा याद रखें क्रैकिंग में हाइड्रोजन भी बनती है भाई, सम टाइम हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी भी होती है। अगर हाइड्रोजन बनेगा तो फिर बाकी सारे एल्कीन्स होंगे। अच्छा अब चेक कर लेते हैं, 2 कार्बन 2 और ये 3 5 9, 9 और 5 14, ये पूरे हैं। अब हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 28 29 30। 2 भी ठीक है भाई, 2 भी ठीक है क्योंकि बैलेंस है इक्वेशन। और क्रैकिंग में, तो क्रैकिंग में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या एल्केन बनेगा और एल्कीन्स बनेंगी, या फिर हाइड्रोजन बनेगा और सारी एल्कीन्स बनेंगी। अच्छा तीसरा देखें, 4 3 12, 13 14 हाइड्रोजन पूरे हैं, और 6 4 6 4 24, और ये भी बेटा 3 भी ठीक है, 3 भी बैलेंस है। 4 में देखें, C2H6 C3H8 C9H18, चेक करें जरा, ये हाइड्रोजन पूरे 9 और 3 कितने हो गए? 12 13 14, और 18 + 8 कितने हो गए भाई? 18 और 8 कितने हो गए? 26। 26 और 6 कितने हो गए? 32। बताओ ना बेटा, तो ये तो बैलेंस नहीं है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या बनेगा भाई? 1 2 3 ठीक है आपके, C इज द आंसर जी बेटा। दो, हाँ एक अल्केन बनेगा और बाकी सारे एल्कीन्स होंगी। 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, दोनों में से जो मर्जी आप रिएक्शन लिखें, या तो एक अल्केन बनाए बाकी सारे एल्कीन्स, अगर आपने हाइड्रोजन बनाया फिर सारे एल्कीन्स बनेंगे साथ, फिर सारे एल्कीन्स होंगे। 38 पर आ जाएं, द स्ट्रक्चर ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स आर शोन। ये है जी प्रोपेन, ये ब्यूटेन, ये पता है क्या है? इसका नाम बताएं जी क्या है? दिस इज ऑल्सो ब्यूटेन, कोई ब्रांच नहीं है, देखिए कोई ब्रांच नहीं है इसमें भाई, ये ब्यूटेन ही है, ये भी ब्यूटेन है, ये आपका ब्रांच वाला है, ये है 2 मिथाइल प्रोपेन। सर एक ब्रांच होता है, 2 दूसरे को क्या मिथाइल कहते हैं? प्रोपेन जी बेटा। हाँ एक ब्रांच होता है ना सर, और दूसरे को क्या कहते हैं ब्रांच के अलावा जो होता है? मेन चेन है या पेरेंट चेन। देखो ना ये प्रोपेन है, दिस इज प्रोपेन, दिस इज ब्यूटेन। अच्छा ये जो ब्यूटेन बनाया ना इसने, ये जो है ये और ये सेम स्ट्रक्चर है भाई, 2 और 3 सेम है, आप देख सकते हैं, सिर्फ उसने कार्बन को बेंड कर दिया, ब्रांचिंग नहीं है। जो मेन चेन मैंने सेलेक्ट किया वही आपको 4 कार्बन की चेन नजर आ रही है, और ये 4 आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोकार्बन इज करेक्ट? 1 and 2 हैव डिफरेंट जनरल फार्मूला। देखो 1 और 2 बोथ आर एल्केन्स, एल्केन्स का जनरल फार्मूला सेम होता है, इससे क्या डिफरेंट है? गलत, एल्केन्स है ना ये, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। 1 and 4 आर इन डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। बट 1 और 4 जो है, क्या ये अल्केन है या नहीं है? क्या 1 और 4 अल्केन है? यस, तो ये सेम होमोलोगस सीरीज होगी ना। वो कह रहा है डिफरेंट होमोलोगस सीरीज, डिफरेंट होमोलोगस सीरीज नहीं है बेटा, जो एक फैमिली होती है उसके अंदर जिस तरह अल्केन है ना, तो ये अल्केन के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहे होंगे। 2 and 3 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर,
बिल्कुल गलत। नो 2 सर। और 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है बेटा। उसकी रीजन ये है कि 2 के अंदर भी कोई ब्रांच नहीं है ब्यूटेन, 3 के अंदर भी कोई ब्रांच नहीं है ब्यूटेन, लेकिन 3 एंड 4 हैव द सेम। अब डेफिनेटली ये ठीक होगा, 3 और 4 का सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला है। चेक कर लेते हैं। ब्यूटेन C4H10 पर 2 मिथाइल प्रोपेन। जरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो ना। 4 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं और 10 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना लो। ये हो जाएगा C2H5, ये भी हो जाएगा C2H5। इसको सिंप्लीफाई किया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो दिस इज द राइट आंसर। 3 and 4 have the same empirical formula. Next question पर आए। Ethene react with chlorine in the presence of UV light. Which substance are produced in the reaction? बेटा जब इथीन का रिएक्शन होगा, इथेन का, सॉरी, इथेन का जब रिएक्शन होगा ना यूवी लाइट की प्रेजेंस में, देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। किसी भी एक हाइड्रोजन को निकालकर क्लोरीन लगा दो, आपके पास बनेगा CH3, ये CH2Cl और साथ में HCl। एक तो HCl बन रहा है, एक बेटा आपके पास ये बन रहा है। अच्छा, इसमें यहां पर एक्सेस तो नहीं कहा, एक मुझे चेक करने दें। देखो एक तो ये बन गया ना। अब अगर ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये वाला, इसका फर्दर रिएक्शन करवाएं, बट अब ये इस तरह भी तो हो सकता है ना। देखो ये जो अब दूसरा हाइड्रोजन है कहीं से भी निकाल सकते हो भाई, यहां से निकाल दो, यहां से, यहां से, यहां से या यहां से। लेकिन अब ऑप्शन 3 में देखो ना, तो उसने दो एडजेसेंट हाइड्रोजन के ऊपर क्लोरीन अटैच किया हुआ है। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी तो बन सकती है ना कि ये जो क्लोरीन जो है ये यहां से निकाल दे, यहां से, और अब आपके पास ये चीज बनेगी CH2Cl, CH2Cl और HCl। बेटा एक तो आपके पास HCl बन रहा है, एक आपके पास ये मोनोक्लोरोइथेन बन रहा है, और ये भी आपके पास बन रहा है 1,2-डाइक्लोरोइथेन। क्योंकि देखिए ये तब बनेगा जब आप इस प्रोडक्ट का फर्दर रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, और ये रिएक्शन आपको पता है ना उस टाइम तक होता रहेगा जब तक के ये सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए, तब तक ये रिएक्शन होता रहता है। तो उसमें अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जी, बताएं जरा, शाबाश, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 2, 3, 4। जी, आपके पास HCl तो बनेगा ही बनेगा, 2 भी बनेगा और 3 भी बनेगा, तो 2, 3, 4 C इज द आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। Which polymer structure has the same linkage as टेरिलीन? टेरिलीन पता है ना, पॉलीएस्टर होता है बेटा, लेकिन इसमें एस्टर किधर है? देखें एस्टर के अंदर ना ये लिंकेज होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है इसमें क्या है बेटा? ये कौन सा लिंकेज है? दोनों एंड्स देखे समझ आ जाएगी। ये कौन सा लिंकेज है जो मैंने अभी मार्क किया, ये वाला। अगर ये इकट्ठा आ जाए कौन सा लिंकेज बनता है? सर अमाइड, अमाइड। ये एमाइड है, एमाइड। तो ये तो नहीं हो सकता ना, टेरिलीन तो एस्टर होता है, पॉलीएस्टर। अच्छा यहाँ पर कौन सा लिंकेज है भाई? यहाँ तो कोई लिंकेज नहीं है, ये तो एल्केन है, दिस इज एल्केन। ये आपका एमाइड बन रहा है, ये आपका बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है। ये तो फंक्शनल ग्रुप साइड पे लगा ना, ये रिएक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर आप यहाँ पर देखें, बी होगा जी बेटा, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने कोई दूसरी चीज शो नहीं की, मोस्ट प्रोबेबली ये अल्कोहल हो सकता है, बस डायोल्स के रिएक्शन हो रहे हैं। लेकिन जो आपका इसमें राइट डबल आंसर बॉन्ड है नहीं शो किया। जी बेटा, उसने डबल बॉन्ड नहीं शो किया। किसमें बेटा, किसके अंदर डबल बॉन्ड? डी में डबल बॉन्ड नहीं शो किया, तो डी नहीं होगा। नहीं, डी तो इसलिए नहीं होगा ना, इसमें C डबल बॉन्ड O नहीं है। वही ना सर, डबल बॉन्ड हाँ। ऑक्सीजन का। जी, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होना मस्ट है, बिल्कुल ठीक है। टेरिलीन तो सर एस्टर क्या होता है? किसका बेटा? क्या एस्टर लिंकेज है ये?
एस्टर है ना बेटा, बी इज द एस्टर, टेरिलीन एस्टर होता है ना, टेरिलीन इज द एस्टर। ओके सर। तो और ये एस्टर ए का क्या है? लिंकेज ए बेटा, उस ये साइड पर तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और दरमियान में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है। ओके सर। तो एस्टर लिंकेज ये होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये होता है जी आपका। सर समझ आ गया। अच्छा बच्चे ये बताएं